Good morning, everyone. Good morning, Priya, Priya, Deepak. We will wait for some more. We will wait for a few minutes. Let them others to come. Okay. So आज बहुत ही short notice पे आपको inform किया गया about this class in the early morning. So please tell me who guys are comfortable in this time. मतलब I will be keep going to take class at this time, 7:45 a.m. And soon we will be able to complete our course. Hardly 20 or 30 days are left. अच्छा ठीक है दीपक. Yes, Naveen is also cool with it. I wish कि हर सब लोग ही इस टाइम से कंफर्टेबल हों, और नहीं है तो प्लीज रीजन दीजिएगा. सोने का रीजन नहीं चलेगा. ठीक है अर्पिता, प्रियंका. ओके प्राची. सोनल की बीकॉम की क्लास रहती है. बीकॉम की क्लास लेते हो तुम? बीकॉम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन सा? फर्स्ट ईयर स्टार्ट्स. उनको बोलो ना थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर ले. तो मतलब आप ये मानो कि एक तो ये वाला स्लॉट रहेगा मेरे पास, है ना, मॉर्निंग वाला. और मॉर्निंग में आप क्लास ले भी लो ना तो पूरा दिन मतलब आपको भी फ्री फ्री फील होगा. तो आई विश कि आप मॉर्निंग में क्लास ले लें. बाकी एक स्लॉट है फिर 2:30 से 3:30 का मेरे पास, है ना, क्योंकि ये 11 to 12 मेरी फाइनल चालू हो चुका है, सीएमए फाइनल. तो वो वहां मुझे टाइम देना पड़ेगा. तो मेरे पास ऑनलाइन के लिए ये वाला स्लॉट फ्री है ना. वो 2:30 से 3:30 रियली वो टाइम भी दिन का है, लॉ है, वैसे ही नींद आएगी. सो आई विश कि एवरीबडी शुड. हाँ हाँ, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है वैसे. तो आप ट्राई करना सोनल टू कन्विंस देम कि वो आपको कोई और स्लॉट दे दे. तो एंड बाकी अभी और भी ज्वाइन होंगे तो वी विल आस्क देम. ओके, आज तो बहुत ही कम है. एक्चुअली मैंने बहुत लेट इन्फॉर्म किया था, इस वजह से भी हो सकता है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ. एक स्कीम कर लेंगे आज हम. मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, एक स्कीम करेंगे बिकॉज बच्चे कम हैं. इसलिए मैं एक स्कीम तो पूरी कंप्लीट करवा दूंगी जो हम पढ़ रहे हैं उसका, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में. एंड रिमेनिंग स्कीम्स मैं कल करा दूंगी और कल ही ये पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, सो दैट जिनका मिस हुआ है आज उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच. चलिए ठीक है, फिर हम 7:45 AM ही रखेंगे क्लास, है ना. अपार्ट फ्रॉम नींद कोई रीजन मैं, मतलब सॉरी, नींद एक कोई रीजन नहीं होना चाहिए. बाकी मैं रीजन कंसिडर करूंगी. वो बीकॉम की क्लास तो बेटा ठीक है, आप एडजस्ट हो पाए तो देखना, हो जाएगा वैसे जहाँ तक. चलिए सो लेट्स स्टार्ट. आई विल शेयर स्क्रीन, वेट करिए. अच्छा मैंने पिक्चर्स भी नहीं भेजी.
चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। 2:30 में सेम चल रहा नहीं बेटा, 2:30 होगी नहीं एक्चुअली। 2:30 पे अगर सेम चल रहा है, आई मीन समझी नहीं मैं सोनल, मेरे पास टाइम स्लॉट ये वाला फ्री है। मतलब आप लोगों की क्लास या तो मैं मॉर्निंग लूंगी यहाँ पर 7:45 AM से, या फिर मेरे पास 2:30 का एक स्लॉट फ्री है ना। मतलब मैं आप लोगों से ही पूछ रही थी। आप अच्छा, एक और काम आप ये कर सकती हैं, अगर आपका बीकॉम नहीं हो पाया एडजस्ट, तो आप एक ये चीज कर सकती है, 1 से 2 चैप्टर में क्लासेस चल रही है मेरी, है ना। 1 से 2, 1 to 2। तो 1 to 2 में आप वहाँ मेरा चल रहा है अभी ग्रेजुएटी एक्ट, है ना। ग्रेजुएटी आज कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपका कंप्लीटेड है ही ऑलरेडी। देन बोनस, ईपीएफ, ये सब मैं पहले ये वाला ले लूंगी। मतलब परसों से, कल से आई विल टेक दिस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, और फर्दर बाद में उनको बोनस और बाकी फैक्ट्रीज करवा दूंगी, पहले ये ले लूंगी। तो आपका साइमल्टेनियसली ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग बीकॉम में स्टैट्स का कोर्स इतना ज्यादा बचा नहीं होगा आपका, होपफुली, है ना। तो मैक्सिमम ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नहीं चेंज कर रहे तो आप 1 से 2 आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस तो आप ले ही सकती हो, वो भी है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी वर डिस्कसिंग स्कीम्स, है ना। ये सब हो चुका था हमारा। अब हम स्कीम्स पे आते हैं। देयर आर 3 स्कीम्स जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। पहली है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरी है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एंड तीसरी है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, है ना। एक प्रोविडेंट फंड स्कीम आपका ऑलरेडी टेक्स्ट में कवर्ड, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट टॉपिक है एक, आपने टेक्स्ट में पढ़ रखा है। आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ, और इनकी टैक्सेबिलिटी भी पढ़ी हुई है आपने, कि कब एग्जेम्प्ट होगा, कब डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, कब लमसम अमाउंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होना है, वो सारी बातें आपने टेक्स्ट में करी हुई है। तो अब हम इसके पीछे की कहानी जान रहे हैं कि ये क्यों आई थी, कब आई थी, कौन इसको गवर्न कर रहा है, और क्या कंट्रीब्यूशन अलाउड है, तो ये सब बातें। तो देखिएगा, सेक्शन 7, ये छोड़ो, सेक्शन 5 पे आओ। दैट इज फर्स्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। प्रोविडेंट फंड का मतलब ही ये होता है कि एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाकर के एक फंड बनता है। अ फंड इज क्रिएटेड बाय एन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज वेल एज फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय तो जितना मर्जी करे वो कंट्रीब्यूट, उससे फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, he can contribute maximum of 10%. 10% of what? Basic wages, DA and RA. Contributions देखिए, 10% of basic wages, DA and RA. Basic wages, DNS allowance and retaining allowance. Retaining allowance मैंने बता दिया था क्या होता है। Retaining allowance is an allowance जो आप किसी वर्कर को रोकने के लिए देते हो, है ना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में काम नहीं है, अब आपने बोला कि 2 महीने काम नहीं है, आप लोग कहीं और जाकर के काम कर सकते हैं। तो वो लोग कहीं और चले गए, लेकिन हो सकता है ना वहां पर उनको बेटर टर्म्स ऑफ वर्क लगी हो, तो हो इट कैन बी पॉसिबल कि वो लोग वहां जाकर के वहीं बस जाए। तो हमारे वाले ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाएगा वर्कर्स का। 2 महीने बाद वो वापस बुलाना चाहते हैं उन वर्कर्स को, इसलिए ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स वो रिटेनिंग अलाउंस पे करते हैं कि आपकी मर्जी है कहीं पर भी काम करो, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस अलाउंस। वो अलाउंस देते हैं तो कोई भी जनरली शिफ्ट नहीं करता है। वो अलाउंस ले रहा होता है तो उसका मतलब विद सैलरी कुछ थोड़ा बहुत डिडक्शन करते होंगे, बाकी पूरी सैलरी देते हैं 2 महीने की, जिससे कि वो रिटेन रहे, है ना, कहीं और उसको जाने की नीड नहीं पड़े। तो रिटेनिंग अलाउंस इज दैट। तो बोला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है 10% ऑफ बेसिक वेज, डीए और आरए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 से 12% कर सकती है इन केस ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। Retaining allowance means the sum paid for retaining the service when the factory is not working. In addition, employees shall make a matching contribution. सही बात है।
एम्प्लॉय मैचिंग कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना तो एम्प्लॉय करेगा ही कंट्रीब्यूट, बट नॉट लेस देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. The above rule shall prevail whether the employer employs a person either directly or through contract basis. ये जो रूल्स हैं ये एम्प्लॉय चाहे कोई सा भी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय करा हुआ एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, कोई भी हो, दोनों पे लगेंगे. फिर बोला है एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूट मोर, ये तो पहले ही बात हो गई थी, इससे ज्यादा कर सकता है. मिनिमम कितना करना है? एम्प्लॉयर के जितना. If they desire, but there is no obligation on the part of employer to contribute more than the prescribed amount. 10% से ज्यादा employer कभी भी contribute नहीं कर पाएगा. Each contribution shall be calculated to the nearest rupee, और जो भी आए उसको राउंड ऑफ कर दीजिए in the nearest rupee में. nearest समझते हैं ना? nearest मतलब 5 या 5 से ऊपर है तो हायर फिगर में, 5 या 5 से कम है तो लोअर फिगर में. एप्लीकेबिलिटी देखिए, all factories and other establishment to which act applies. all factories and other establishment मतलब वो पोर्ट, माइन, रेलवे, वो सब है ना. not applicable to tea factories in the state of Assam. ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? टी फैक्ट्रीज, आसाम की टी फैक्ट्रीज में नहीं एप्लीकेबल होता. ठीक है ना, ये याद रखना, आसाम की टी फैक्ट्रीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है. विड्रॉल फ्रॉम द फंड, देखिए इस फंड में से पैसा आप कब निकाल सकते हैं और क्यों निकाल सकते हैं. पहला पर्पस है फॉर परचेज ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस, फ्लैट और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस. बोला है आप ड्वेलिंग हाउस खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं. अगर आपको फ्लैट वगैरह खरीदना है तो आप खरीदिए, पैसा निकाल सकते हैं इसमें से, या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है तो भी पैसा निकाल सकते हैं. फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इन स्पेशल केसेस, आपको लोन का रीपेमेंट करना है तो अलाउड है, लेकिन स्पेशल केसेस में. तीसरा है विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट. आप रिटायर होने वाले हैं उससे 1 साल पहले विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. 1 साल पहले, उससे पहले नहीं. इसके अलावा withdrawal up to 75% of the balance if not employed from 1 month or more subject to approval of PF commissioner. मतलब अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है ना, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा और आपको जॉब नहीं मिल रही है कहीं और उसको जॉब को ढूंढते हुए 1 महीने या उससे ज्यादा हो गया है, तो आप अपने पीएफ का 75% बैलेंस निकाल सकते हो, बट अप्रूवल लेनी पड़ेगी पीएफ कमिश्नर की. ठीक है, तो ये था विड्रॉल. पैसा क्यों निकाल सकते हो फंड से? पर्पस क्या था? आपको ड्वेलिंग हाउस खरीदना है या उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, ड्वेलिंग हाउस या फ्लैट, दैट मींस रीपेमेंट करना है लोन का इन स्पेशल केसेस. विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट से पहले तो पूरा पैसा निकाल सकते हो, 1 साल पहले ओनली. और अगर आपको जॉब ढूंढने में 1 महीने या उससे ज्यादा लग गया तो आप अपने पीएफ अकाउंट का 75% बैलेंस निकाल सकते. ठीक है, अब आते हैं एडवांसेस फ्रॉम द फंड. एडवांसेस मतलब लोन. एक तरीके से फंड में से ही आपने कुछ पैसा निकालना, फंड में से एडवांस देना. एडवांस दैट मीन्स अगर आप वापस दोगे तो वो फंड में वापस चला जाएगा. एडवांस इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय ने बोला कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2 लाख रुपए पीएफ में से निकालने है ना, आई विल पे बैक. तो वो पीएफ में से पैसा निकालेगा और फिर वापस से दे देगा. एक रिफंडेबल होता है, एक नॉन रिफंडेबल होता है, बताते हैं क्या. फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस, अगर आप बीमारी के लिए निकालना चाहते हैं, एडवांस लेना चाहते हो, ले सकते हो पीएफ में से एडवांस. फॉर मैरिजेस, शादी के लिए. पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब आफ्टर 10th जो भी एजुकेशन में पैसा लगता है, मैट्रिक्स को 10th बोलते थे, तो पोस्ट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स तो पहले चलता था, अब वर्ड एक्चुअली अभी भी मैट्रिक्स वर्ड यहाँ यूज ले रखा है, बट ये पहले मतलब मेरे मम्मी पापा के टाइम पे मैट्रिक्स वर्ड सुना था मैंने कि हमने मैट्रिक्स कर लिए. तो पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन,
ठीक है, इन लोगों की एजुकेशन के लिए, इन लोगों की शादी के लिए आप निकाल सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं फंड में से। इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस सच एज कैलेमिटी ऑफ एक्सेप्शनल नेचर सच एज फ्लड, earthquakes, riots, ठीक है ना, ये सब में तो ले ही सकते हो। ग्रांटेड टू मेंबर्स अफेक्टेड बाय कट इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है ना, तो वहां पर मेंबर्स एडवांस ले सकते हैं फ्रॉम दिस फंड। लास्ट है ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर्स हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना, ये वाले लोग तो ले ही सकते हैं एडवांस जब चाहे तब, ठीक है। तो दीज आर द 5 कंडीशंस वेयर एडवांस कैन बी टेकन फ्रॉम द फंड, एंड दीज आर द 3 कंडीशंस वेयर यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द फंड, है ना। इनमें से 2 केसेस तो नॉन रिफंडेबल पर्पस के हैं। नॉन रिफंडेबल होते हैं जिसमें पैसा आप दोबारा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब एक बार चला गया तो फिर आप रिफंड भी नहीं कर सकते हो। ऐसे 2 केसेस होते हैं, एक तो ये है, मैंने लिखा नहीं यार इसमें नॉन रिफंडेबल कौन से, चलो ठीक है देख के बताएंगे। तो दैट इज बेसिकली अबाउट ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। याद करने का तरीका क्या है, डेट याद रखिए। अच्छा, इट इज फेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जानते हैं मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मैनेज करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कौन है, एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंसिस्टिंग ऑफ एक्चुअली पीएफ कमिश्नर का कोई बंदा होगा, एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन है, ऐसे लोग हैं। तो सीबीओटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है स्कीम, एडमिनिस्ट्रेशन दिया इनके हाथ में। और दिस स्कीम में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ द ईपीएफ एक्ट। एक शेड्यूल 2 में जितने भी मैटर्स लिखे हैं उसके बारे में चर्चा करता है ये स्कीम। इररेलेवेंट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, एम्प्लॉयर कितना करता है, 10% ऑफ बेसिक वेजेस, डीए आरए 10 से 12% हो सकता है, सीजी से अप्रूवल ले आए तो। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है, रोकने के लिए, एम्प्लॉय मतलब काम बंद है और उसको कहीं और भी नहीं जाने देना चाहते तो रिटेनिंग अलाउंस देते हो। और एम्प्लॉय को मैचिंग कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, हायर भी कर सकता है, मिनिमम मैचिंग है। और बोला है एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कब करेगा, कंट्रीब्यूट मतलब एम्प्लॉयज में कंट्रीब्यूट मोर अगर उनकी इच्छा है, लेकिन एम्प्लॉयर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता रेट से ज्यादा। कैलकुलेशन को नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करिए। एप्लीकेबिलिटी टू ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, जिस पे एक्ट लग रहा था, एंड बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द टी फैक्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ असम। विड्रॉल के ये 3 पर्पस है, एडवांस के ये 4-5 पर्पस है। बताइए जरा, इज इट डन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ना, बहुत ही बढ़िया। यार एक और स्कीम कराने का मन है बट बच्चे कम हैं तो थोड़ा सा वो भी फील हो रहा है। मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया था, आई नो, मतलब लेट नाइट बताया, और तो वो पढ़ नहीं पाए होंगे बच्चे। वैसे तो इन्फॉर्मेशन में तो रीडेड है बट ठीक है, हो सकता है नींद में देखा हो, काफी सारे रीजन हो जाते हैं। चलिए, मैं सोच रही हूँ फालतू में बच्चों का और लॉस नहीं करें अपन। सो आई थिंक कि एक्चुअली देयर इज पावर कट एज वेल, तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ ही रहा होगा, वो आएगा बिकॉज पावर कट है, अभी 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 लाइट गई है, तो वो एक पार्ट है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट स्कीम, और प्लीज आप लोग भी इन्फॉर्म कीजिएगा बाकी लोगों को भी
कि मैम ने ये वाला टाइम रखा है और यही रहेगा। देखो हार्डली 20 to 30 डेज का कोर्स है, तो थोड़ा सा आप मॉर्निंग पीपल बनेंगे तो बढ़िया ही रहेगा, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। तो इट्स बेटर, टाइम में कोई बुराई नहीं है, नींद का कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, दैट इज 7:45 AM। ठीक है, इस स्कीम को लर्न करिए, उसके बाद 2 स्कीम बचती है एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। चलिए, तो हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। ओके।